नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है हम सब लोग जानते हैं। इसमें हम लोग किन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? पहली बात तो ऑफकोर्स हम लोग 1D मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन विच आर हैपनिंग अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मतलब आप जानते हैं, ग्रेविटी बोला तो स्मॉल जी दिमाग में आ गया। एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम सॉल्यूशंस के टाइम पे 10 ऐसा मान के चलेंगे। तो ग्रेविटी का वैल्यू ये जो है 9.8 या जिसको आप 10 मानने वाले वो कांस्टेंट है। मतलब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तो आप उसको यूएम कहते हो। जब यूएम कहते हो तो वो 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब मैं बात कर रहा हूं मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो इसमें हमारे वो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आएंगे। और क्या इसमें हम लोग को किन किन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं देखिए। जैसे कि ये मेरे पास में अभी डस्टर है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इसको सिर्फ यहां से ऐसे छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो हम लोग कहते हैं कि द डस्टर इज अ ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब इनिशियल इसका स्पीड कितना था 0, और जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका स्पीड बढ़ते चले जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ये डस्टर को ड्रॉप ना करते हुए डस्टर को वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रो करेंगे। इन दोनों में फर्क समझो। जब मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड 0 था, लेकिन जब मैं थ्रो करूंगा तो कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड रहेगा। तो दोनों में फर्क है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, जब मैं ड्रॉप या जब मैं थ्रो करता हूं तो डेफिनेटली डस्टर सिर्फ नीचे ही जा रहा है। अब आप तो जानते हैं कि ऐसा बाउंस बैक करके बहुत ऊपर तो आने वाला है नहीं वो। तो इसका मोशन होगा 1DSD, 1 डायमेंशनल मोशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ के ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें मैं इस चीज को ऐसे ऊपर फेंकूंगा। तो जब ऊपर फेंकूंगा तो उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले किसी क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा कि सिर्फ वो चीज ऊपर जाते हुए ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे वो चीज ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। तो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या था कि ये चीज सिर्फ ऊपर जा रही है, सो दैट इज अगेन 1DSD। लेकिन फिर अगर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में वो ऊपर जाके नीचे आएगी, सो दैट वुड बी अ 1DDD। तो इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग अभी क्या समाधान होता है, कैसे करते हैं, इनको पढ़ते हैं। शुरुआत करते डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी एंड द स्पीड फॉर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो भाई साहब, आपने एक टावर यहां पे कंसिडर किया, ये ग्राउंड है, ये टावर है जिसका हाइट है 80 मीटर। यहां से आपने एक चीज को ड्रॉप किया। फिर से कह रहा हूं, ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड कितना हुआ 0। तो उसको यहां से ड्रॉप करने के बाद जमीन में पहुंचने में कितना टाइम लगा, और पहुंच के उसने क्या स्पीड से स्ट्राइक किया, वो भी आपको बताना है। शुरू करते हैं। जैसे कि आपने ये यूज किया v² इज इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as का कंसेप्ट। हाँ जी, तो v फाइनल स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग निकालना है। इनिशियल स्पीड कितना दिया था बेटा 0, प्लस ट्वाइस a की बात करते, a माने एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, धरती माँ क्या एक्सेलरेशन देती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो a के जगह आप पुट करेंगे g, और s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रे 80। यहाँ पे आपने 80 पुट कर लिया। सो हो गया, आंसर आ गया। फिर आपका g मैंने कहा g को कितना मानना है बेटा 10, तो 10 इंटू 80 इज 800 इंटू 2, सो दैट इज 1600। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। जमीन पे पटकने का स्पीड होगा उसका 40 मीटर पर सेकंड। अब जमीन में पटकने में कितना टाइम लगा, उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग आपने निकाला 40 प्लस a मतलब वही g, और फिर टाइम हम जानते नहीं है। g का मतलब कितना होता है 10, ये 10 से ये 0 कैंसिल होगा, तो t का वैल्यू आ गया बेटा, कितना आ गया 4 सेकंड। आप इसके अलावा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कौन सा है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का। s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 80, u इनिशियल स्पीड कितना था 0, हाफ इंटू a एक्सेलरेशन मतलब g का वैल्यू है, और t हमको फाइंड आउट करना था।
तो बेटा यहां से भी आएगा, g का मतलब 10 होता है, तो 10 और 2 कट होके 5 होगा, 5 का 80 मतलब 16 होगा, तो t स्क्वायर का वैल्यू 16 आया, तो t का वैल्यू क्या आएगा 4 सेकंड। कहीं से भी जाओ आंसर तो वही आएगा। अब एक बात समझना, एक शॉर्टकट मैं आपको यहां से बता देता हूं, अपना बहुत टाइम उसमें बचते चले जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको अब बस इतना याद रखो, s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर इफ, कंडीशन अच्छे से सुनना, मतलब डिस्प्लेसमेंट d या s जो भी आप कहोगे वो सीधा सीधा हाफ एटी स्क्वायर बनेगा अगर मोशन के किसी एक एंड पे वेलोसिटी जीरो है। जैसे कि ये यहां पे जो मैंने मोशन दिखाया आप देख रहे हो, ये एक एंड था, ये दूसरा एंड था, किसी एक एंड पे स्पीड जीरो है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक आधी कार है जो चल रही है पहले किसी स्पीड u से, बाद में थोड़ी दूर जाके डिस्टेंस d दूरी पे जाके उसका स्पीड कितना हो गया v इक्वल्स टू 0, तो दोनों में से एक एंड पे स्पीड 0 हो गया बेटा, तो ऐसे में आप डायरेक्ट d का आंसर लिख सकते हो हाफ एटी स्क्वायर। बट यस हमेशा नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना, जब आपको दिया है दैट इट इज ए UAM, जो भी एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बताइए मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, पहले कुछ स्पीड थी, फाइनली वो स्पीड जीरो हो गई, जब स्पीड कम होते होते जाएगी तभी तो जीरो होगी, मतलब ये रिटार्डेशन रहा होगा, मतलब A इज नथिंग बट रिटार्डेशन ओवर हियर। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। तो इससे आप एक और पॉइंट पिक करके रखिए कि जब भी मुझे किसी क्वेश्चन में, हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दो चार सिचुएशंस इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसी दो चार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर इन्वॉल्व हो जाए और वहां अगर मुझे मौका मिलता है किसी एक ऐसे सेगमेंट का जिसपे किसी भी एक एंड पे स्पीड जीरो है, तो मैं वो सेगमेंट को कभी नहीं छोड़ूंगा। रिपीट कर रहा हूं, ऐसा सेगमेंट जिसके एक एंड पे, किसी भी एक एंड पे अगर स्पीड जीरो है तो उस सेगमेंट का फायदा जरूर उठाना, क्योंकि उस सेगमेंट में आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। हाँ भाई शर्त है, वो सेगमेंट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हाल फिलहाल हम अभी सभी क्वेश्चंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही पढ़ रहे हैं। सो हियर वी एंड अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू सेकंड नाउ। Particle is dropped from the top of tower, its displacement in the first 3 seconds and in the last second is same. Find the height of the tower. Let's consider this is the tower we are talking about जिसका height है h। यहाँ से ऊपर से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, मतलब उसका स्पीड इनिशियली क्या था 0। Its displacement in the first 3 seconds, पहले 3 सेकंड में मानो उसने डिस्प्लेसमेंट d कवर किया इन 3 seconds। फिर क्या कहता है, एंड इन द लास्ट सेकंड इज सेम। अब यही डिस्टेंस d जो कवर किया उसने वो लास्ट सेकंड में कवर किया, तो इसके ऊपर से आपको ये हाइट h कितनी है वो बताना है। पहली बात मुझे बताइए, कुल मिलाकर यहां से यहां पहुंचने में उसको कुछ तो टाइम लगा होगा n। ये क्या बात कर रहा हूं मैं, टाइम को मैंने n से डिनोट किया या कैपिटल T से डिनोट कर लेता हूं, वो अभी आपको पता है क्या, नहीं पता है। अगर ये t सेकंड है तो लास्ट सेकंड का मतलब ऐसा हुआ क्या कि d इन tth सेकंड। अब याद करिए जरा, मैंने आपको कुछ एक फॉर्मूले पढ़ाए थे, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, और एंडिंग में एक था याद है, ये नया फॉर्मूला हमने पढ़ा था, s इक्वल्स टू sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। मैंने फर्क बताया था, वो आखिरी फॉर्मूला किसका था, इन nth सेकंड, वो तो वो वाला यहाँ पे काम में आने वाला है अपने को। कैसे बात करते, इजी क्वेश्चन है बहुत। ये वाला जो सेगमेंट है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस सेगमेंट के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ d, इनिशियल स्पीड कितना था u, ठीक है। आगे हाफ इंटू a मतलब ग्रेविटी, t स्क्वायर, t कितना माना आपने 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर हो गया,
सो आपका आंसर आ गया 9/2 इंटू जी, 3 स्क्वायर एन है, ऐसा हुआ ना। अब आप इस सेगमेंट की बात करेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू हाफ ए 2n-1। यहां पे भी ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट मतलब ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोशन शुरुआत से ही कंसीडर करना पड़ता है। मैंने देखो ना शुरुआत से ही टाइम पकड़ा है, शुरुआत से टोटल टाइम कितना था t। इसमें मैंने बोला कि अगर मान के चलो ये 10 सेकंड का पूरा मोशन है तो वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट सेकंड, मतलब 10th सेकंड की बात कर रहे हैं। इसमें भी ऑफ कोर्स इनिशियल स्पीड तो उतना ही है, तो हम लोग बात करें एस टी, ये टी की मैंने बात किया था, तो कितना आएगा हाफ ए, यहाँ पे हो जाएगा 2t-1 टाइप का कुछ सीन। ए मतलब एक्सेलरेशन, जिसको आप क्या मानते हैं जी। ये एस एन या एस टी जो भी आपका हो वो भी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है। या अगर आपका इक्वेशन 2 है या अगर आपका इक्वेशन 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट साइड को इक्वेट करो, राइट साइड में भी हाफ जी दिख रहा, तो हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, उधर है 9 और इधर से क्या बचेगा 2t-1, तो 2t का वैल्यू 10, मतलब t का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेकंड। अब t 5 सेकंड आया, मतलब पूरा मोशन कितने सेकंड्स का है भाई साहब, सिर्फ 5 सेकंड्स का है। तो फिर तो आप d निकाल सकते ना, या ये h निकाल सकते हो। मैंने बताया था ये पूरे सेगमेंट में एक एंड पे स्पीड 0 है, तो आप h का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हाफ a स्क्वायर। a का मतलब कितना g, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे ना आप। t मतलब टोटल टाइम आपने निकाला अभी कितना 5 का स्क्वायर, तो आ गया जवाब ये 25 हो गया। 25 इंटू 10 250 अपॉन 2 यानी 125 मीटर। तो टावर का कुल मिलाकर हाइट आ गया है 125 मीटर्स। Another very good question. From the top of building 16 meter high, water drops are falling at equal interval of time such that when the first drop reaches the ground, the fifth drop just starts. Find the distance between successive drop at that instant. यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है, इस पे कोई टावर है जिसका हाइट है 16 मीटर। यहाँ पे मान के चलो कोई नल लगाया गया है और इस नल से पानी की बूंदें गिर रही है, ठीक है, एक एक बूंद गिर रही है, होता है ना कई बार टैप क्लोज करने के बाद भी एक एक बूंद पानी गिरते रहता है। तो इन्होंने क्या कहा देखिए, इन्होंने कितने ड्रॉप्स कंसिडर किए, फर्स्ट फिफ्थ, मतलब टोटल ये कहानी जो है ये 5 ड्रॉप से बनी हुई है। इनका ऐसा कहना है जब फर्स्ट ड्रॉप मतलब जैसे मैंने टैप बंद किया, अब यहां से बूंद बूंद टपकना स्टार्ट हुआ, तो जो पहली बूंद टपक गई वो आके ग्राउंड को जब टकराई तब जस्ट ये फिफ्थ ड्रॉप यहां से निकली। ये आपका क्या था, फर्स्ट ड्रॉप था। ये कौन सा ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप है। तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ये सेकंड ड्रॉप होगा, ये थर्ड यहां और ये फोर्थ यहां। समझ रहा है, ये हवा में रहेंगे ना ऐसे एक ही लाइन में। So this is the second drop, this is the third drop, this is the fourth drop. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ड्रॉप के लिए ऊपर से नीचे H1 मानता हूँ, सेकंड ड्रॉप के लिए H2 मानता हूँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देख रहे हैं। नेक्स्ट H3 आएगा, नेक्स्ट H4 आएगा और H5 तो है ही नहीं क्योंकि फिफ्थ ड्रॉप तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो उसके लिए तो हाइट है ही नहीं, डिस्टेंस कवर्ड है ही नहीं। ये सब चीज़ें ध्यान में आ गई आपके। इसमें एक बड़ा ही अच्छा कंडीशन दिया हुआ है कि जो ड्रॉप्स 1 बाय 1 गिर रहे हैं उनके बीच में फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है। मतलब मान के चलो पहला ड्रॉप गिरा, उसके बाद दूसरा ड्रॉप गिरा, सपोज पहले और दूसरे के बीच में गैप था 1 सेकंड का सपोज, तो फिर दूसरे ड्रॉप गिरने के बाद जब तीसरा गिरेगा उन दोनों के भी बीच में 1 सेकंड का गैप, तीसरे के बाद चौथा गिरेगा उसके भी बीच में 1 सेकंड का गैप। मतलब हर ड्रॉप के गिरने के पीछे इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स था। अब वो इंटरवल ऑफ टाइम कितना है मान के चलते, वो इंटरवल ऑफ टाइम है सपोज टी सेकंड्स। अब ध्यान से सुनना,
मतलब ऐसा कहूं कि फिफ्थ तो जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो फोर्थ को कितना टाइम मिला है? फोर्थ को कितना टाइम मिला है? टी सेकंड्स। थर्ड आगे भाग चुका है क्योंकि थर्ड को कितने सेकंड्स मिल चुके हैं? 2t सेकंड्स। सेकंड को 3t सेकंड्स और फर्स्ट को 4t सेकंड्स। टी कौन सा बोल रहा हूं? कैपिटल टी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट ड्रॉप के लिए h1 आएगा। अच्छा बेटा, जितने भी ड्रॉप है सब लोग यहां से टप टप मतलब गिर रहे हैं, वो ड्रॉप हो रहे हैं, बूंद जो है दे आर ड्रॉपिंग, ऐसा कोई फेक नहीं रहा उसको। मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो आप किसी के लिए भी कंसिडर करोगे तो एक एंड पे स्पीड 0 है, तो आप सीधा फंडा यूज कर सकते हो हाफ ए टी स्क्वायर वाला। देखो इसको मैं यूज करता हूं हाफ ए टी स्क्वायर, सबके लिए यही यूज कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इंटरवल हम लोगों ने कितना माना है? t सेकंड्स। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे। मैंने कहा जो पहला ड्रॉप है भाई साहब, उसको ऑलरेडी अगर आप गिनती करें इनके बीच में अगर कैपिटल T सेकंड्स का होगा तो इनके बीच में 2t सेकंड्स का, इनके बीच में 3t सेकंड्स और इसके बीच में 4t सेकंड्स का गैप होगा। 4t मतलब ये जो टाइम है बेसिकली आपको यहाँ पे 4 कैपिटल T पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 कैपिटल T। समझते चलो, यहाँ पे कितना आएगा? 2 कैपिटल T। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिर्फ T। अब आगे सुनिए, ए समझ रहे हो? ए का मतलब एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पे? ड्यू टू ग्रेविटी, हर जगह ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन सर h1 का वैल्यू तो दिया है, देखो h1 का वैल्यू कितना दिया है? 16। तो अगर आप इस पे ध्यान दे बेटा, तो यहाँ का 4 स्क्वायर 16 और यहाँ का 16 कैंसिल होगा, तो 16 कैंसिल होके यहाँ पे आपको एक बढ़िया चीज दिखाई दे रही है, हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया। अरे 16 कैंसिल हुआ तो हाफ जी टी स्क्वायर तो 1 हुआ ना। वो हाफ जी टी स्क्वायर आपको यहाँ पे हर जगह दिखता है। सोचो हाफ जी टी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे भी, तो जहां जहां हाफ जी टी स्क्वायर दिख रहा है वो 1 बन गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर 1 है, 1 इंटू यहाँ पे 9 है, तो ये 9 आया, ये 4 आया और ये क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो 16 आ ही गया है। नाउ दैट्स इट, यही आपके आंसर्स है। तो h1 का वैल्यू आ गया है कितना? 16। आंसर्स में यहाँ पे लिखता हूँ, यह आंसर आया 16, ये कितना आया? 9, ये कितना आया? 4 और ये कितना आया? 1। अब आप अगर इनके बीच का गैप चाहते, गैप समझ रहे हो? ये गैप, तो गैप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 माइनस 9, ये गैप, इनके बीच का जो गैप आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। 9 और 4 के बीच का ये गैप कितने का आएगा? 5। ये गैप की अगर आप बात करते हैं तो 4 माइनस 1 यानी 3, और वो तो गैप 1 ही था। तो जो ड्रॉप्स है उन ड्रॉप्स के बीच में, मतलब 5वां ड्रॉप जस्ट गिर रहा है, पहला ड्रॉप स्ट्राइक हो गया, बाकी 3 ड्रॉप हवा में है, और इन सभी के बीच का गैप हमको फाइंड आउट करना था, और वो गैप हम लोगों ने फाइंड आउट किया। 7 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, सारे ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे ढंग से इसको।